ये वीडियो स्पेशल ऑफर सिर्फ स्टार्टिंग के 500 स्टूडेंट्स के लिए ही है। क्रेजी जीके ट्रिक और रूट एप्लीकेशन पर फ्रेंड्स आपको स्पेशल डिस्काउंट पर ये कोर्स अवेलेबल कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में जो लिंक दी गई है उस लिंक पर क्लिक करें और इस स्पेशल ऑफर का फायदा उठाएं। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। भाई इससे पहले हम लोग एडवर्ब की 2 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एडवर्ब का मीनिंग देखा था, फंक्शंस देखे थे, टाइप्स ऑफ एडवर्ब देखे थे और उसके बाद हमने काफ़ी सारे रूल्स एंड यूसेज देखे थे एडवर्ब के, जिसमें हमने देखा था हार्डली कहाँ यूज होता है, चीपली कहाँ यूज होता है ना। एडवर्ब एडजेक्टिव के बीच में डिफरेंस क्या होता है, कहाँ पे आपको एडवर्ब यूज करना है, कहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना है, सारी चीजें हम देख चुके हैं। कोशिश ये रहेगी कि आज के सेशन में आप लोगों का एडवर्ब टॉपिक पूरा फिनिश हो जाए। आप लोग, उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोग अपने नोट्स मेंटेन करते होंगे। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जॉब करता है, उसके साथ में पॉसिबल नहीं है नोट्स मेंटेन करना, तो मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगी। आप चाहिए तो पीडीएफ डाउनलोड करके सेशन को रिवाइज भी कर सकते हो, और अगर किसी पर्टिकुलर सेशन में डाउट है तो वहां पर आप वीडियो वापस से देखकर समझ सकते हो। स्टिल कोई डाउट हो तो गिवन कॉन्टेक्ट नंबर से आपके पास, उन पे आप लोग कॉल मैसेज कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरीज का रिजोल्यूशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब हमने कल तक की क्लास में अलाउड और लाउड ये सब भी देख लिया था। अब नेक्स्ट चीज जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो डिफरेंस देखेंगे। अगेन डिफरेंस किसके बीच में देख रहे हैं आज हम, फेयरली रैदर इनके बीच में, है ना। अब फेयरली आप लोगों ने काफी टाइम अपनी डे टू डे लैंग्वेज में भी यूज करा होगा ना। जैसे बोलते हैं कि आज इंडिया का मैच हुआ, इंडिया ने मैच कैसे खेला, दे प्लेड फेयरली वेल, है ना, मतलब उन्होंने अच्छा मैच खेला। तो आपको याद रखना है कि जो ये फेयरली वर्ड है ना, ये एडवर्ब, ये हमेशा यूज होता है प्लीजेंट एडजेक्टिव। प्लीजेंट को आप कौन सी कैटेगरी में रखते हैं, पॉजिटिव। मतलब आप इसे नेगेटिव टोन में या जब भी कोई नेगेटिव बात हो रही होगी तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप फेयरली वर्ड को यूज नहीं कर सकते हो। इसे आपको कहाँ यूज करना होता है, प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ। जैसे मैं बोलूं दिस बॉटल लुक्स फेयरली गुड, है ना। फेयरली वाइज, ये पॉजिटिव वर्ड है कि नहीं, देख रहे हो, गुड वाइज पॉजिटिव कैटेगरीज के वर्ड है, तो इनके साथ हम फेयरली यूज करते हैं। ठीक है, फेयरली पॉजिटिव एडजेक्टिव्स के पहले यूज किया जाता है ना। ऐसा नहीं कि कंपैरेटिव या सुपरलेटिव के पहले आप लगा रहे हो, वो आपका कंस्ट्रक्शन गलत हो जाएगा। जैसे हम लोगों ने वेरी और मच के बीच में भी डिफरेंस देखा था ना, कि वेरी जो यूज होता है वो पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है और मच यूज होता है आपका कंपैरेटिव के साथ। तो सिमिलरली आप लोगों को ध्यान रखना है, फेयरली यूज होगा पॉजिटिव के साथ और रेदर यूज होता है आपका कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ। ऑलराइट, रेदर इज यूज विथ अनप्लीजेंट। अब बट ऑफ वैसे ये पॉजिटिव कैटेगरी के साथ यूज हो रहा है, तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव या नेगेटिव कैटेगरीज के साथ क्या यूज होगा, रेदर यूज होगा। जैसे रेदर डल, रेदर डिफिकल्ट, दिस क्वेश्चन लुक्स रेदर डिफिकल्ट, है ना। डिफिकल्ट कैसा, नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या यूज किया है, रेदर यूज किया है। ठीक है, तो आप लोगों को इतना डिफरेंस आई होप क्लियर हो गया होगा कि हम फेयरली यूज करते हैं जब कोई चीज मॉडरेटली या फिर अच्छे लेवल पे हो, है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हो, और रेदर यूज करते जब हम किसी चीज के बीच में कोई कॉन्ट्रास्ट बता रहे तब। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को क्या लिखा हुआ है, फेयरली रेदर का मीनिंग होता है सामान्य मात्रा में, न ज्यादा न कम। मतलब कोई भी चीज लिमिटेड हो, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा। जैसे अपन ने कल 2 और 2 के बीच में डिफरेंस देखा था ना, कि TOO2 यूज करते हैं जब भी हम कोई चीज ज्यादा बताते, लिमिट से ज्यादा। जैसे टी इज टू हॉट, मतलब इतनी गर्म है कि आप उसको पी नहीं सकते हो, राइट। तो ज्यादा के लेवल पर यूज नहीं होते, जो चीज आपकी सामान्य मात्रा में हो, मॉडरेट हो, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, फेयरली और रेदर का यूज करते हैं। करंट अफेयर, इसी OSS करंट अफेयर के पैकेज में जो भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर की पीडीएफ्स आने वाली है, ये सारी पीडीएफ मिल जाती है। देखिए, करंट अफेयर को लेकर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, लगातार मेरी बात भी होती रहती है। तो करंट अफेयर के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन पैकेज हमने आपके लिए डिजाइन किया है, जो कि है OSS पैकेज। इस OSS पैकेज को मैं जल्दी से आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस ईयरली करंट अफेयर पैकेज में आपको हर मंथ करंट अफेयर का डिटेल ई बुक मिलता है, जिसमें छोटे छोटे करंट अफेयर जो होते हैं सभी को अच्छे से एक्सप्लेन किया जाता है। इसके अलावा हर मंथ जो आपको मंथली करंट अफेयर का वीडियो मिलता है, उसका डिटेल पीडीएफ मिल जाता है इसके अंदर। इसके अलावा करंट अफेयर की आप इस पैकेज के अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट दे सकते हैं। जितनी भी मैराथन्स चैनल के ऊपर डलती है, यूट्यूब चैनल के ऊपर, उन सभी मैराथन्स का पीडीएफ आपको इस पैकेज में मिल जाता है। टॉपिक वाइज करंट अफेयर सीरीज जो होती है हमारी, उसका पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाता है। करंट अफेयर की शंखनाद बुक का अपडेटेड पीडीएफ आपको यहाँ पर पैकेज में अवेलेबल हो जाता है। लेटेस्ट जो भी एग्जाम होती है उनके अंदर जो भी करंट अफेयर्स पूछे जा रहे हैं, क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, उन क्वेश्चंस का कलेक्शन भी आपको इस पैकेज के अंदर प्रोवाइड किया जाता है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन हमने आपके लिए बनाया करंट अफेयर का। बार बार बच्चे परेशान होते हैं, तो आप एक पैकेज ले लीजिए और करंट अफेयर की टेंशन बिल्कुल खत्म कर लीजिए। ठीक है,
जितने भी करंट अफेयर के वीडियोस आते हैं यूट्यूब के ऊपर, सभी का पीडीएफ आपको इसी पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बार बार आपको अलग से सर्च करने की जरूरत नहीं होती है कि कोई नया वीडियो आया है तो मैं उसको अपने कलेक्शन में ऐड कर लूँ। अगर आपने इस पैकेज को एनरोल कर रखा है तो आपको ऑटोमेटिकली पीडीएफ अपडेट हो जाता है। फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये पैकेज अवेलेबल है आपके लिए। तो इसको एनरोल कर सकते हैं आप, 0 रुपये में एनरोल कर सकते हैं। 99 रुपीज़ का पैकेज है। 99 रुपीज़ आप जब पे करते हैं तो जो अमाउंट है 99 रुपीज़ का वो आपकी आईडी पर क्रेडिट हो जाता है। उसको आप अदर पैकेज के साथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लो आपको 100 आवर जीएस लेना है तो 100 आवर जीएस में आप फ्लैट 99 रुपीज़ जो है वो माइनस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैकेज आपको 0 रुपये में मिल जाता है। अगर आप ये पैकेज एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इसको एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन एंड रूट एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Let us understand the above points with the help of example। अब कोई भी चीज जब तक आप एग्जाम्पल से नहीं समझोगे आपको क्लियर नहीं होगा। जैसे इधर लिखा है शी इज फेयरली अ कावर्ड, तो अ कावर्ड ये डरपोक होता है इसका मतलब, है ना। तो ये नेगेटिव कैटेगरी का वर्ड है, तो जब नेगेटिव वर्ड है कावर्ड तो इसके साथ आप फेयरली यूज नहीं करेंगे। आप क्या यूज करेंगे इसके साथ? रैदर। शी इज रैदर अ कावर्ड। कावर्ड मतलब होता है डरपोक। एक चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है अ कावर्ड, तो याद रखना है जो कावर्ड वर्ड है ना इसका मतलब होता है डरपोक। और ये पार्ट ऑफ स्पीच में अगर आपको बता दूं तो ये होता है नाउन, है ना। इसी नाउन के लिए हम लोग क्या आर्टिकल यूज कर रहे हैं? अ। ठीक है, काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं मैम कावर्ड का मतलब होता है डरपोक और ये एडजेक्टिव होगा। नहीं, एडजेक्टिव नहीं होगा, ये पार्ट ऑफ स्पीच में आपका नाउन ही होगा। द चैप्टर वॉज फेयरली बोरिंग। अब बोरिंग अगेन नेगेटिव कैटेगरी, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव आ गया है, तो यहाँ पे रैदर यूज होगा ना कि फेयरली। ठीक है। मनु इज फेयरली कनिंग। अगेन कनिंग मतलब होता है चालाक, नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में आपको वर्ड यूज करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा? करेक्ट, रैदर आएगा। द चैप्टर वॉज फेयरली बोरिंग। द चैप्टर वॉज रैदर बोरिंग। ठीक है, ये होगा गलत। रैदर का यूज टू के पहले किया जाता है जबकि फेयरली को नहीं। जैसे कि इधर एग्जाम्पल लिखा है शी इज रैदर टू बैड, है ना। ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, लेकिन ये हो गया आपका इनकरेक्ट। शी इज फेयरली टू गुड, ये स्ट्रक्चर आपका गलत है। आपको क्या ध्यान रखना है कि रैदर का यूज आप टू के साथ करते हो, लेकिन फेयरली का यूज आप टू के साथ नहीं करोगे। ठीक है, चलो अब क्या लिखा है? फेयरली इज यूज्ड विद अ पॉजिटिव डिग्री। आपको बता दिया हमने पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। आपको पता है क्या होता है? गुड। जैसे मैं बोल लूं गुड का कंपैरेटिव बताओ, आप कहेंगे मैम गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो आपको याद रखना है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के साथ आप फेयरली यूज करते हैं, और रैदर यूज करते हैं कहाँ पे भैया? पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ। थोड़ा सा ये आपका अलग हटके कंसेप्ट हो गया, क्योंकि हमने जब मच का यूसेज देखा था तो हमने ये नहीं देखा था कि मच पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों के साथ यूज होता है। हमने देखा था मच आप सिर्फ कंपैरेटिव के साथ यूज करते हो, लेकिन यहाँ पे रैदर का यूज पॉजिटिव में भी होता है और कंपैरेटिव में भी होता है। जैसे रैदर बैड, बैड पॉजिटिव डिग्री है, बैड की अगर कंपैरेटिव डिग्री बोलूं तो क्या होगी? बैड, वर्स और वर्स्ट, है ना। रैदर टफ, रैदर हॉट, सारे करेक्ट वर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है। यूज ऑफ फेयरली टू इज इनकरेक्ट, रैदर टू इज करेक्ट। ये चीज हम लोगों ने देखी है ना। ये आपका गलत स्ट्रक्चर हो जाएगा और ये आपका करेक्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब आर्टिकल की पोजीशन इसी कंसेप्ट में कि फेयरली और रैदर में हम आर्टिकल कहाँ पे यूज करते हैं और कैसे यूज करते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जैसे इधर लिखा है पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स विथ फेयरली एंड रैदर, अ प्लस रैदर प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो अ है ना आर्टिकल, ये आर्टिकल हमेशा किसके लिए यूज होता है? नाउन के लिए यूज होता है। नाउन के लिए यूज होता है एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव को जो क्वालिफाई कर रहा होता है वो एडवर्ब होता है। दैट मीन्स एडवर्ब यहाँ पे क्या आपका रैदर है, और यहाँ पे जो आर्टिकल अ है वो किसके लिए यूज हो रहा है? इस नाउन के लिए यूज हो रहा है। तो एक तो आपका स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या होता है? पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है भैया? ध्यान से देखो, रैदर उठा के हमने रख दिया पहले, उसके बाद आर्टिकल ए एन आपको एडजेक्टिव को देखना है, उसके अकॉर्डिंग जो भी एडजेक्टिव आपका होगा। अगर वॉवेल साउंड से स्टार्ट हो रहा है तो बट ऑब्वियस है आपका एन होगा, है ना। वॉवेल साउंड है अगर तो आपका आर्टिकल एन होगा, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर आप आर्टिकल अ यूज करोगे और फिर बाद में नाउन। जैसे इधर लिखा है मधु इज फेयरली क्लेवर गर्ल। यहाँ पर लिखा है मधु इज फेयरली क्लेवर गर्ल। गर्ल क्या है आपका? पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। क्लेवर आपका क्या है? एडजेक्टिव है। फेयरली आपका क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब।
तो फिर मैं पूछूं भैया नाउन के लिए आर्टिकल तो कहीं लिखा ही नहीं, बिना आर्टिकल के तो नाउन आएगा नहीं, है ना, या तो डेफिनेट या इनडेफिनेट आर्टिकल आना चाहिए। तो फिर यहाँ पर हमने आर्टिकल क्या लगा दिया, अ लगा दिया। कौन सा आर्टिकल लगा दिया भैया, आर्टिकल अ लगा दिया। उम्मीद कर रही हूँ सभी लोगों को यहाँ तक की चीजें समझ में आ रही होगी। नोट डाउन कीजिए इसे, आगे बढ़ते हैं फिर हम। देखो अब हमने आर्टिकल्स की पोजीशन देख ली कि फेयरली और रेदर में हम कैसे आर्टिकल यूज करते हैं। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं भैया, अब हम नेक्स्ट डिफरेंस देख रहे हैं किसके बीच में, लेट और लेटली के बीच में। ठीक है, किसके बीच में, लेट और लेटली। लेट इज बोथ यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। जैसे कल मैंने आपको बताया था हार्ड, हाई, ये दोनों की तरह यूज होता है, वैसे ही आपका जो लेट है वो ऐसा वर्ड है जो आप एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हैं और एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन द सेंटेंस कि सेंटेंस में किस तरीके की बात की गई है उस अकॉर्डिंग हम लोग इसे यूज करते हैं। ठीक है, अब इधर आपको पता होना चाहिए लेट, जैसे हम बोलते हैं ना क्लास में ये स्टूडेंट लेट आया है, तो लेट हमेशा हम वर्ड यूज करते तब जब कोई भी काम एक एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन के बाद हुआ हो या फिर थोड़ा देर से हुआ हो, डिलेड, है ना। तो याद रखना है आप लोगों को, लेट का यूसेज हम तब करते हो। लेटली का मतलब क्या होता है, तो लेटली का मतलब होता है जो चीज रिसेंटली हुई हो, रिसेंटली मतलब अभी बिल्कुल रिसेंट में हुई हो, उसके लिए हम कौन सा एडवर्ब यूज करते हैं, लेटली यूज करते हैं, है ना। चलो अब हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। इधर जैसे लिखा है फर्स्ट अवर टीचर होगा, है ना, यहाँ पे आउट नहीं होगा, इसको अवर कर दो, है ना। अवर टीचर इज लेट, ठीक है, हमारी जो टीचर है वो क्या है, लेट हो गई है। द कैब वॉज लेट, अब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा था क्या आपका, लेट। अब नेक्स्ट सेंटेंस में लिखो क्या लिखा है, हैव यू सीन द कुतुब मीनार लेटली। इसका मतलब क्या हुआ, कोई इंसान है दिल्ली गया, लेट्स से दिल्ली में ही कुतुब मीनार है, तो आप मुझसे पूछे क्या तुमने अभी रिसेंटली में कुतुब मीनार देखा है, तो लेटली आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। माई फैमिली हैड नॉट सीन माई ब्रदर लेटली, मतलब मेरे भाई, फैमिली ने मेरे भाई को अभी रिसेंटली में नहीं देखा है। शबनम हैज नॉट मेट हर हस्बैंड लेटली, मतलब शबनम अपने हस्बैंड से अभी रिसेंटली में नहीं मिली है। ठीक है, तो ये आपका लेटली हो गया, जो कि जिसका मतलब होता है रिसेंट पास्ट, जो अभी अभी घटना घटित हुई हो थोड़ी देर पहले ही, और इसको हम सिर्फ और सिर्फ एडवर्ब की तरह यूज करते हैं। किसकी तरह यूज करते हैं भैया, एडवर्ब की तरह। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, फटाफट से पहले इसे नोट डाउन कर लो। मैं दो एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ यहाँ पे, ध्यान से देखना उसको। मोहन वॉज लेट फॉर हिज स्कूल, और दूसरा एग्जाम्पल लिखो, यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल लिखे, जरा ध्यान से देखो इन एग्जाम्पल्स को। पहले एग्जाम्पल में लिखा है मोहन वॉज लेट फॉर हिज स्कूल, नेक्स्ट में लिखा है मोहन अराइव्ड होम लेट नाइट। अब यहाँ पर भी मैंने लेट यूज करा है और यहाँ पर भी मैंने वर्ड यूज किया लेट। अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देख के बताइए कि यहाँ सेंटेंस फर्स्ट में ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है, और अगेन सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ये एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। फटाफट से देख के बताया सभी। अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे लेट एडवर्ब की तरह यूज हो रहा है, तो सेम यहाँ पे मोहन वॉज लेट एडवर्ब की तरह यूज होगा, और मोहन अराइव्ड होम लेट नाइट। मैं पूछू नाइट क्या है पार्ट ऑफ स्पीच में, तो आप बोलोगे मैम ये तो नाउन हो गया। तो इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो क्या है आपका, लेट। ठीक है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम लोगों ने समझा कि लेट हम लोग एडजेक्टिव की तरह यूज कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को यहाँ तक की बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट आपका क्या है, हार्डली और नथिंग, और दूसरा सॉरी हार्डली नहीं, लिटिल और नथिंग,
और लिटिल इफ एनीथिंग। एक बार आप लोग इसको खुद से रीड कीजिए, बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट है लेकिन हाँ एग्जाम में कभी कभी फंस जाते हैं ना, तो एग्जाम में फंसते हैं दैट मीन्स तो हम उसको छोड़ सकते नहीं है। देखो क्या लिखा है, लिटिल और नथिंग, द वर्ड मीन्स हार्डली एनीथिंग। हार्डली एनीथिंग का मतलब होता है बहुत ही जरा सा और ना के बराबर हो जो चीज आपके पास, एंड कन्वेज अ नेगेटिव मीनिंग। ये आपके सेंटेंस में कैसा मीनिंग देता है भैया, तो आपका नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे इधर लिखा है माई फादर नोज लिटिल और नथिंग अबाउट द इशू, मतलब मेरे फादर इस इशू के बारे में बिल्कुल जरा सा या न के बराबर जानते हैं। तो आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर याद रखना है। जैसे आपको मैंने कल स्ट्रक्चर पढ़ाया था, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था सेल्डम और नेवर, और दूसरा स्ट्रक्चर आपको मैंने बताया था सेल्डम इफ एवर, है ना। ये दो आपको स्ट्रक्चर्स मैंने बताए थे कल, तो सेम उसी स्ट्रक्चर पे बेस्ड है ये भी, लिटिल और नथिंग। आपको याद करने की ट्रिक बता दे कि और के साथ आप नेगेटिव वर्ड लगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे भी आपने और के साथ नेगेटिव वर्ड नेवर लगाया था, इधर भी और के साथ आप नथिंग लगा रहे हैं, और इफ के साथ एवर है तो इधर इफ के साथ क्या आ गया, एनीथिंग आ गया। ठीक है, तो ये लिख लेना ये एग्जाम्पल, माई फादर नोज लिटिल और नथिंग अबाउट द इशू। लिटिल इफ एनीथिंग यूज्ड व्हेन वी वांट टू से क्वांटिटी इज नियर जीरो, मतलब जो चीज ऑलमोस्ट न के बराबर हो उसी चीज में हम यूज करते हैं। लेकिन ये सेंटेंस में कैसा मीनिंग कन्वे करता है, तो आपको याद रखना है ये सेंटेंस में पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करता है। कैसा मीनिंग कन्वे करता है, पॉजिटिव। एग्जाम्पल लिखा हुआ है जैसे माई फ्रेंड्स टोल्ड अस लिटिल इफ एनीथिंग अबाउट द पेन, मतलब मेरे दोस्त ने उस पेन के बारे में बिल्कुल जरा सी जानकारी दी, मतलब इतनी जानकारी दी कि वो मेरे लिए सफिशिएंट है। ज्यादा तो नहीं दी लेकिन जितनी दी वो करेक्ट है। ठीक है, चलो लिख लो सभी लोग यहाँ तक। देखिए यहाँ पर एक अपडेट है आप सभी लोगों के लिए, अगर आप ये चाहते हैं कि ये मैं कोर्स जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ तो आप यहाँ पर इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं मात्र 69 रुपीज़ के अंदर। इस कोर्स के अंदर आपको क्या मिलता है, इंग्लिश के लगभग 60 वीडियोज़ हम लोगों ने यहाँ पर प्रिपेयर किए हुए हैं। आपकी जितनी भी वनडे एग्जाम्स होती है उसमें जो इंग्लिश पूछा जाता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से सिंपल वे के अंदर हमने प्रिपेयर किया हुआ है। आपको यहाँ पर पीडीएफ देखने को मिलेंगे, आप चाहें तो इसका टेस्ट लगा सकते हैं। और जो कंटेंट प्रिपेयर किया है वो यहाँ पर हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स ने प्रिपेयर किया है जिनका ऑलरेडी एसएससी के अंदर सिलेक्शन हुआ है, तो आपको वही नोट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। हालांकि हम ये सारे वीडियोस भी हमारे चैनल रूट बाय क्रेजी जीके ट्रिक के ऊपर कंटिन्यूसली डालते रहेंगे, बट उसमें समय लगेगा। हो सकता है वहां पर हम लोग 1 साल का समय ले लें सारे वीडियोस को डालते में, क्योंकि यहाँ पर वीकली वीडियोस आपको देखने को मिलते हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर चाहते हैं कि मुझे इसको फास्ट ट्रैक में कंप्लीट करना है वो सीधा यहाँ पर इस कोर्स को एनरोल कर सकता है मात्र 69 रुपीज के ऊपर। लिंक हम लोगों ने उसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। रूट एंड क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन दोनों पे ये कोर्स अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, इसको जरा ध्यान से देख लेना। सम कोरिलेटिव्स यूज्ड इन इंग्लिश, अभी इस चीज को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब नेक्स्ट टॉपिक हम कंजंक्शन देखेंगे। तो नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर, आइदर और। अब आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ पे जैसे ब्लैंक लिखा हुआ है ना, ये ब्लैंक यहाँ पे, तो इन ब्लैंक्स में हमेशा सेम टाइप ऑफ पार्ट स्पीच यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप नॉट ओनली के बाद वर्ब यूज कर रहे हैं तो बट ऑल्सो के बाद भी आपको वर्ब यूज करना होगा। अगर आप नाउन यूज कर रहे हैं तो बाद में भी आपको नाउन यूज करना है। एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं तो बाद में भी एडजेक्टिव यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि एक जगह पे आपने वर्ब लिख लिया और बाद में फिर नाउन लिख लिया। ठीक है, तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ मैं आप लोगों के लिए स्क्रीन पे, उसको आप जरा सॉल्व करके बताएंगे कि करेक्ट है कि नहीं। मैंने लिखा है नाइदर दे सॉ नॉर रीप। ठीक है, ये होमवर्क में आप क्वेश्चन करके बताएंगे सभी लोग कि करेक्ट है या फिर नहीं। ठीक है, चल अब नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं डिफरेंस, वो किसके बीच में भैया, बिफोर और अगो। इसमें भी काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं और एग्जाम में ये वाला कंसेप्ट भी पूछा गया है कई बार, है ना। तो आपको ये छोटे छोटे डिफरेंस पता होना चाहिए कि कहाँ पर हम लोग बिफोर का यूज करते हैं और कहाँ पर हम लोग अगो का यूज करते हैं। तो एक बार जरा देख लो मीनिंग क्या होता है इन दोनों वर्ड्स का। इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर टाइम से पहले, किसी निश्चित समय से पहले। बिफोर एंड अगो दोनों का अर्थ होता है पहले। बिफोर इज यूज फॉर पास्ट एंड फ्यूचर टेंस। अब ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि ये जो वर्ड है ना बिफोर, वो पास्ट टेंस के लिए भी यूज होता है और फ्यूचर टेंस दोनों के लिए यूज होता है। लेकिन अगो जो है
वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए यूज होता है? पास्ट टेंस के लिए। और एग्जामिनर आपको यहीं पे कंफ्यूज करता है, अगो का यूज आपको फ्यूचर टेंस में दे देगा और फिर वहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हो। तो आपको ध्यान रखना है, बिफोर एक ऐसा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव बोलो सॉरी, ऐसा एडवर्ब है जो आपका पास्ट और फ्यूचर दोनों में यूज होता है, और अगो सिर्फ और सिर्फ पास्ट में यूज होता है। अब यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हुए, जरा ध्यान से इन सेंटेंस को पढ़ो और मुझे बताओ सोच के कौन सा सही है और कौन सा गलत है। सभी लोग सोच के बताइए आराम से। बताइए इन द सेंस अपनी कॉपी में पहले खुद से नोट कीजिए। अब आप बोलोगे मैम लाइव क्लास थोड़ी चल रही है यहाँ पे जो हम आपको बताए, है ना? तो मुझे भी पता है लाइव क्लास तो है नहीं, बट स्टिल। देखो फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है शी विल मीट मी बिफोर हर डिपार्चर। फ्यूचर की बात हो रही है और हमने देखा फ्यूचर में हम बिफोर का यूज करते, दैट मीन्स आपका सेंटेंस करेक्ट है। आई वेंट टू बॉम्बे, वेंट पास्ट टेंस हो गया, गो का सेकंड फॉर्म वेंट हो गया, सेंटेंस पास्ट में, और पास्ट टेंस में आप बिफोर भी यूज कर सकते हो और अगो भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका ये वाला सेंटेंस भी करेक्ट है। आई मेट हिम 5 years ago, मैं उससे 5 साल पहले मिला। ओके, पास्ट टेंस की बात हो रही थी तो हमने अगो यूज करा है जो कि करेक्ट है। ही वेंट टू कैनेडा ईयर अगो, ये भी आपका सेंटेंस करेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे जो चारों सेंटेंसेस लिखे हुए थे वो ग्रामेटिकली क्या है? करेक्ट है। आ रही है सभी को बात समझ, अगो और बिफोर? अब एक माइन्यूट सा डिफरेंस और आपको ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग सिंस और फॉर यूज करते हैं ना, आप लोगों ने ये चीज प्रेपोजिशन में भी देखी होगी और टेंस में भी देखी होगी कि सिंस और फॉर, जो सिंस रहता है ना उसको हम किसी स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज करते हैं। स्पेसिफिक टाइम मतलब जो हमें पता हो, स्पेसिफिक टाइम निर्धारित हो, निश्चित समय हो, है ना? या तो फिर इसको मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, है ना? और जो फॉर रहता है उसको हम अंतराल, समय अंतराल, और सिंपल भाषा में बोलूं तो ड्यूरेशन हो गया, और इससे भी सिंपल लैंग्वेज चाहिए तो क्या लिख दे? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? फॉर यूज करते हैं। तो सेम वैसे ही आपको बिफोर और अगो में भी याद क्या रखना है कि बिफोर यूज होता है स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और अगो यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। सेम जैसा सिंस और फॉर था ना, वैसे ही आपका बिफोर और अगो भी है। जैसे इधर लिखा है इट हैपेंड अ बिफोर अ ईयर बिफोर, तो यहाँ पे एक साल की बात हो रही है, एक अंतराल की बात हो रही है, 1 year, है ना? एक साल पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम है। पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है? जैसे इधर देखो, आई वेंट टू ऋषिकेश बिफोर दुर्गा पूजा। अब दुर्गा पूजा क्या है? एक स्पेसिफिक इवेंट, एक स्पेसिफिक पॉइंट है, तो यहाँ पर आप अगो ही नहीं यूज करोगे, यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? बिफोर। लेकिन अगर ड्यूरेशन की बात की गई है तो फिर वहां पर आप अगो यूज करोगे। क्या यूज करोगे भैया? अगो। याद रखना है, स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इसके बीच में भी, तो इसको आप लोग सिंस और फॉर इससे रिलेट करके याद करोगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है? जैसे सिंस आपका 5 वर्ड से बना हुआ है, 5 लेटर से बना हुआ है, 1 2 3 4 5, वैसे ही बिफोर भी आपका ऑलमोस्ट 5 या 6 कह लो, है ना? और जैसे फॉर 3 वर्ड लेटर से बना है, वैसे ही अगो भी 3 लेटर से बना है। तो इसको याद करने की ट्रिक है छोटी सी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं क्या? A few words have same adverb and adjective form. अब देखो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, लेकिन मैंने स्क्रीन पे वही वर्ड लिखे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब इनका जो फॉर्म रहता है वो सेम ही रहता है। जैसे हमने कल हार्ड, हार्डली देखा था ना, कि हार्ड आपका एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों होता है और हार्डली जो होता है वो सिर्फ एडवर्ब होता है। बट यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हुए ये एज इट इज यूज होते हैं सेंटेंस में। आप इनको एडजेक्टिव की तरह भी यूज कर सकते हो और एडवर्ब की तरह। अब जैसे इधर लिखा है ही वर्क्स हार्ड, तो यहाँ पर मैं पूछूं हार्ड किसकी तरह यूज हो रहा है? चलो मैं नहीं बता रही हूँ, आप थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाओ मुझे और खुद ही बताओ। ठीक है, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूँ। अंडरलाइन कर रहा है जिन जिन वर्ड को मैंने, उनका पार्ट ऑफ स्पीच पहले खुद से लिखिए, फिर मैं बताती हूँ। ओके, चलो।
चलो देखते हैं फर्स्ट सेंटेंस में लिखा ही वर्क्स हार्ड, वो काम करता है। कैसा काम करता है? तो कैसे का जो चीज जवाब देती है वो आपकी एडवर्ब होती है, कल हम लोगों ने देख लिया। दिस इज अ हार्ड टास्क, मैं पूछू टास्क पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? आप कहेंगे मैम ये नाउन है। तो टास्क कैसा है? हार्ड है। जो चीज नाउन को क्वालिफाई करती है वो आपकी एडजेक्टिव हो जाती है। ही वेक्स अप अर्ली, मैं पूछू ही वेक्स अप व्हेन, तो व्हेन का जवाब मिल रहा है, तो जो चीज व्हेन का जवाब देती है वो क्या होती है? एडवर्ब। ही केम हियर बाय एन अर्ली फ्लाइट, फ्लाइट पार्ट ऑफ स्पीच में हो गया नाउन, जो चीज नाउन को क्वालिफाई करती है वो क्या होती है? एडजेक्टिव। तो अर्ली यहाँ पे एडजेक्टिव है। डू नॉट टॉक, कैसे बात नहीं करो? लाउड, तो लाउड कैसे का जवाब दे रहा है? तो ये आपका हो गया एडवर्ब। वी शुड नॉट टॉक इन अ लाउड टोन, टोन आपका पार्ट ऑफ स्पीच में हो गया नाउन, तो जो चीज नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, वही चीज हम बार बार देख रहे हैं, एडजेक्टिव एडवर्ब के बीच में डिफरेंस, उसी के इर्द गिर्द आपकी सारी चीजें घूम रही है। जब तक आपको डिफरेंशिएट करना नहीं आएगा ना कि एडजेक्टिव कहाँ यूज होता है, एडवर्ब कहाँ यूज होता है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए क्या होता है, तब तक आप कितनी भी कोशिश कर लो इंग्लिश के क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, है ना। इसलिए मैं बार बार एम्फेसाइज कर रही हूँ, जितना हो सके पार्ट ऑफ स्पीच या फिर मैं फंक्शनल ग्रामर की बात करूँ तो इनके फंक्शंस पे फोकस करो कि कैसे यूज होता है। ठीक, चलो अब हम क्या देख रहे हैं भैया? द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ, अब यहाँ पे कुछ नेगेटिव कैटेगरी के एडवर्ब लिखे हुए हैं, कौन कौन से भैया? तो सेल्डम है, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली, ये सारे नेगेटिव कैटेगरी के एडवर्ब है। जब भी आपका सेंटेंस इन वर्ड्स या इन एडवर्ब से स्टार्ट होता है तो आपका रूल क्या कहता है कि इसके बाद हम इन्वर्जन फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। अब इन्वर्जन क्या होता है? तो आपको पहले सिंपल स्ट्रक्चर पता होगा सेंटेंस का। सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, हम पढ़ चुके हैं इस चीज के बारे में। लेकिन जब हम इन्वर्जन की बात करते हैं तो हमारा वर्ब उठ के आ जाता है पहले, फिर आता है आपका सब्जेक्ट एंड देन बाद में आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल्स देखो क्या लिखा है। सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइन, तो सेल्डम से आपके सेंटेंस की स्टार्ट हो रही है जो कि नेगेटिव एडवर्ब है। तो सेल्डम के बाद आपको यहाँ पे लगाना था क्या? वर्ब, और वर्ब में पहले आप लगाते हो हेल्पिंग वर्ब, याद रखना। पहले आपका आता है हेल्पिंग वर्ब, फिर आता है आपका सब्जेक्ट, फिर आता है आपका मेन वर्ब एंड देन आप क्या लगाते हो? ऑब्जेक्ट। तो ये आपका इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है, इसे नोट डाउन कर लीजिए भैया। इन्वर्जन का स्ट्रक्चर है ये, सभी लोग नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइन, हैड के साथ सभी को पता है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है भैया। नेवर डिड ही सेड एनीथिंग, नेवर डिड ही सेड, अब डिड के बाद आप सभी को पता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, तो यहाँ पे सैड नहीं होगा, क्या हो जाएगा? से। क्या हो जाएगा भैया? ऐसे वाई से। इतना नोट डाउन करो सभी के सभी। यहाँ पर दोस्तों अगर आप इसी तरीके से कंप्लीट जीएस पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, इमेजिनेशन के थ्रू पढ़ना चाहते हैं, तो 100 घंटे के अंदर जीएस का मैंने आप सभी के लिए एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन कर रखा है जो आपको जीएस को लेकर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। देखिए आप सभी को पता ही है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मल्टीपल सब्जेक्ट हमको कवर करना होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इकोनॉमिक्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स होते हैं, लगभग 7-8 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इनको कवर करना वाकई में बहुत डिफिकल्ट काम होता है। मैंने आप सभी को कंप्लीट सॉल्यूशन दिया है 100 आवर जीएस के इस कोर्स के अंदर। सारे सब्जेक्ट मैंने ही आपको पढ़ाए हैं और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से सबसे सिंपल वे में मैंने आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया है और हमने ट्रिक के माध्यम से भी चीज़ों को इसमें याद किया है। इंग्लिश एंड हिंदी मिक्स में ये कोर्स मैंने आपके लिए डिज़ाइन किया है। 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ में आपको ये कोर्स मिल जाता है। अगर आप इस कोर्स को एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर सीधे कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर फाउंडेशन कोर्स के अंदर कोर्स बाय एक्सेसर में आपको 100 आवर जीएस का ऑप्शन मिल जाएगा। कोर्स को लेकर अगर कुछ भी क्वेरी है आपकी तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, बेझिझक कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। अब देखो एक कंसेप्ट यहाँ पे शायद लिखना भूल गई हूँ मैं स्लाइड में, मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ।
कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस है। क्या है भैया? कुछ एडवर्बियल फ्रेजेस है। अगर आपको वो फ्रेजेस दिख रहे हैं सेंटेंस की स्टार्टिंग में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, उसके बाद भी इन्वर्जन फॉर्म आपको फॉलो करनी है। तो वो कौन कौन से एडवर्बियल फ्रेजेस है, तो सभी लोग लिखते जाइए, मैं बोलते भी जा रही हूँ, ठीक है। इन नो वे, इसमें भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, है ना। इन नो वे। दूसरा लिखो, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, छोटी राइटिंग है, समझ लेना, ठीक है। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस। फिर लिखो राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर, राउंड द कॉर्नर। अंडर द टेबल, अंडर द टेबल। ऑन द बेड। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे ना, तो इनकी स्टार्टिंग में सब में प्रेपोजिशन है, तो आप लोग इसको ऐसे ट्रिक के थ्रू भी याद कर सकते हो कि प्रेपोजिशन से जो चीज स्टार्ट हो रही है वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं भैया, एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज कंसीडर करते हैं और उसके बाद हम लोग इन्वर्जन फॉर्म फॉलो करते हैं स्ट्रक्चर का। इन्वर्जन फॉर्म आई होप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है, ये आपका इन्वर्जन। आगे बढ़ते, अब हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं किसके बीच में, स्टिल और येट के बीच में। इस पे बेस्ड तो क्वेश्चन आप लोगों में से काफी लोगों ने देखा ही होगा। स्टिल और येट के बीच में एग्जाम में क्वेश्चन बार बार रिपीटेटिवली पूछे जाते हैं। स्टिल का मीनिंग होता है अब तक। इसका यूज हम कौन से टाइप के सेंटेंस में यूज करते हैं, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव, ठीक है। आपको पता है 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस होते हैं हमारे पास। एक होता है एडजेक्टिव, जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, दूसरा होता है आपका नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड होता है आपका इंट्रोगेटिव। तो आपका इन दोनों टाइप के सेंटेंसेस में यूज होता है क्या, स्टिल। सेंटेंस में इसका यूज वर्ब टू बी के बाद एंड अदर वर्ब्स के पहले किया जाता है। टू बी मतलब वही इज, एम, आर वाली चीज, है ना। इसके बाद आप लोग यूज करते हो क्या, स्टिल। बबली इज स्टिल अनहैप्पी। इज आपका टू बी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके बाद हमने यूज किया है। स्टिल आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। अनहैप्पी आपका क्या, एडजेक्टिव है। इज द चाइल्ड स्टिल स्लीपिंग, बच्चा अभी तक सो रहा है, ये आपका इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बन गया। तो इंट्रोगेटिव में आपको कौन सा यूज करना होता है, स्टिल यूज करना होता है। रामो इज स्टिल अस्लीप, अभी तक सो रहा है। येट का मीनिंग होता है अब तक, तथा इसका यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है। कहां पर होता है भैया, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इसका यूज वर्ब एंड ऑब्जेक्ट के बाद किया जाता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि स्टिल कभी भी सेंटेंस के आखिरी में यूज नहीं होता है, उसको के लिए आप हमेशा क्या यूज करते हो, येट। ध्यान से देखो, येट सेंटेंस के आखिरी में यूज हुआ है तीनों जगह पर। मनन हैज नॉट कॉल्ड येट, ठीक है, आपका सेंटेंस नेगेटिव था। काया हैज नॉट रिटर्न माई बुक येट, माई ब्रदर हैज नॉट अंडरस्टूड इट येट, ठीक है। तो आप लोगों ने देखा कि सेंटेंस हमारा क्या था, तीनों जगह नेगेटिव था, ठीक है। तो नेगेटिव था और सेंटेंस के आखिरी में हमें यूज करना था कि अभी तक ऐसा काम नहीं हुआ है, नेगेटिव। तो वहां पर हम लोगों ने क्या यूज किया है, येट यूज किया है। नोट डाउन कीजिए इतना सभी लोग। देखो एडवर्ब ना बहुत बड़ा टॉपिक भी होता है, और इस पे बेस्ड एग्जामिनर काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछता है। तो जितनी ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप एडवर्ब की करोगे ना,
उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको पिछली क्लास में भी बोला था, अगर कोई भी टॉपिक आपका वीक है इंग्लिश में तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ, या फिर मैंने आपको बुक्स भी रेफर की थी, आप उन बुक्स में से भी अगर उस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस लगाओगे, ठीक है, तो आपका टॉपिक खुद ही स्ट्रांग हो जाएगा। अब स्टिल और येट हम लोगों ने देख लिया, अब हम आगे लास्ट कंसेप्ट की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि एडवर्ब का है। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से इसको समझना। देखो, बचपन से हमको एक चीज पढ़ाई गई है कि एल वाई जिस भी वर्ड के आखिरी में होता है वो होता है एडवर्ब। ऐसा पढ़ा है हम लोगों ने, काफी लोगों से सुना भी है, लेकिन वो चीज ना आधी अधूरी है। कहते हैं ना, आधा अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है, तो इधर भी वही चीज है। याद क्या रखना है आपको कि जब भी नाउन के बाद एल वाई जुड़ता है तो वो एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स, है ना। और एडजेक्टिव के बाद जो एल वाई जुड़ता है ना उसको हम सिर्फ एडवर्ब कहते हैं। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब में, तो आपको ट्रिक क्या याद रखनी है कि नाउन के बाद एल वाई जुड़ रहा है तो वो हो गया एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव के बाद एल वाई जुड़ रहा है तो वो आपका क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। एम आई राइट? अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे, जरा इनको ध्यान से देखो। लिखा है द ईयर वॉज 1947। मैं पूछू यहाँ पे ईयर क्या है, तो आप बोलोगे मैम ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इस नाउन के लिए ही तो आर्टिकल द लगा है कि नहीं, राइट। तो ईयर आपका क्या हो गया, नाउन हो गया। अब सेकंड सेंटेंस में लिखा है द ईयरली इनकम इज 5 लाख। ईयर आपका आपने देखा होता है नाउन, अब इस ईयर में हमने जोड़ दिया एल वाई, दैट मीन्स ये आपका क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। इस सेंटेंस में इनकम आपका है नाउन, और इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आगे क्या लगा हुआ है, एडजेक्टिव, दैट मीन्स ईयरली आपका क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अब थर्ड सेंटेंस देखो, लिखा है ही बिहेव्ड फ्रेंडली। उसने कैसा बिहेव किया, फ्रेंडली बिहेव किया। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? जरा सोच समझ के जवाब दीजिएगा सभी लोग मुझे, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? ही बिहेव्ड फ्रेंडली, क्या ये सही है? आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे या सोच रहे होंगे कि हाँ मैडम सही तो है, क्या दिक्कत है? लेकिन यहाँ दिक्कत है। मैं आपसे सेंटेंस में पूछूं ही बिहेव्ड हाउ, उसने कैसा बिहेव करा। मैंने आपको परसों की क्लास, फर्स्ट क्लास जो एडवर्ब की पढ़ाई थी, उसमें मैंने बताया था जो भी चीज आपको सेंटेंस में हाउ का जवाब देती है वो आपकी क्या होती है स्टूडेंट्स, एडवर्ब होती है। इतना बताया था कि नहीं बताया था? तो अगर हमको यहाँ पे फ्रेंडली एडवर्ब चाहिए तो क्या फ्रेंडली एडवर्ब होता है? तो जरा इस वर्ड को हम दो पार्ट्स में बांट ले, फ्रेंड प्लस एल वाई। तो अभी आपको हमने बताया फ्रेंड पार्ट ऑफ स्पीच में है नाउन, और जब भी हम नाउन के बाद एल वाई जोड़ते तो वो तो बन जाता है एडजेक्टिव। तो पर यहाँ पर तो हमको एडवर्ब चाहिए ना, अब क्या करें? अब क्या करोगे? तो इसके लिए आपको यूज करना होता है एडवर्बियल फ्रेज। क्या यूज करना होता है स्टूडेंट्स? एडवर्बियल फ्रेज। और एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है? तो एडवर्बियल फ्रेज जरा ध्यान से देखो, इन अ कोवर्डली मैनर। जैसे आपको आपको इधर क्या करना था, लिखना था फ्रेंडली, तो फ्रेंडली का एडवर्बियल फ्रेज बनाना है तो कैसे बन जाएगा, इन अ फ्रेंडली मैनर। कैसे बन जाएगा भाई, इन अ फ्रेंडली मैनर। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे, जैसे ये नाउन है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है इनका, और ये उनका एडवर्ब फॉर्म है। कावर्ड आपको बताया था मैंने नाउन है, तो कावर्ड में एलवाई जोड़ दिया तो आपका बन गया एडजेक्टिव, और एडवर्बियल फ्रेज बनाना था इसका तो क्या बन गया, इन अ कावर्डली मैनर। निगार्ड मतलब अगेन वही होता है कंजूस, नाउन है, नाउन में एलवाई जोड़ा बना एडजेक्टिव, और ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज। माइजर मतलब होता है गरीब, एलवाई जोड़ा एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज क्या बन गया, माइजरली मैनर। स्कॉलर विद्वान, स्कॉलर में एलवाई जोड़ा तो ये आपका बन गया एडजेक्टिव, और एडवर्बियल फ्रेज कैसे बनाया हम लोगों ने, इन अ स्कॉलरली मैनर। ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस पे बेस्ड कहीं सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपको इस टेबल को अच्छे से याद रखना है कि कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है और कौन सा एडवर्ब है, ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, जैसे इधर लिखा है ही इज माइजर। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है, पहले आप इसे खुद से सॉल्व कीजिए, फिर मुझे बताइएगा इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा नहीं, ठीक है। टेक योर टाइम, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, सभी सोच के बताओ इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट है और कौन सा रॉन्ग है। बताओ इन द सेंस खुद ही कॉपी में नोट डाउन कर लो।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स, जिस तरीके से अभी तक आपने इस लेक्चर को देखा है, जिस तरीके से हमने अभी तक चीज़ों को समझा है, अगर आप इसी तरीके से इस पैटर्न से जीएस मतलब जनरल स्टडी को कंप्लीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स मैंने आप सभी के लिए 100 आवर जीएस का एक कोर्स डिज़ाइन कर रखा है। इस कोर्स के अंदर फ्रेंड्स मैंने आपको 8 सब्जेक्ट कंप्लीट कराए हैं। अलग अलग सब्जेक्ट हमको जीएस में पढ़ना होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, स्पोर्ट्स, मल्टीपल सब्जेक्ट्स हमको कवर करना होते हैं। वो सारे सब्जेक्ट इस 100 आवर जीएस के अंदर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं, क्योंकि जीएस के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि इसका सिलेबस कंप्लीट करना एंड उसका प्रॉपर रिविजन भी करना। इस 100 आवर जीएस के कोर्स में मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से एग्जाम्पल, कॉन्सेप्ट एंड हमने इमेजिनेशन के थ्रू चीज़ों को समझा है। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर के साथ साथ में क्लास नोट्स एंड मॉक टेस्ट भी दिए गए हैं। ये मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए मैंने डिजाइन करे हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इन्हीं मॉक टेस्ट से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 2 साल की वैलिडिटी के साथ में इस कोर्स को मैंने हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स में आपके लिए डिजाइन किया है, जिससे कि सभी स्टूडेंट इसका फायदा ले सकें। इस कोर्स को आप एनरोल कर सकते हैं मात्र 999 रुपीज़ में, जिसमें आपको 7 से 8 सब्जेक्ट जीएस के अंदर कवर हो जाते हैं। कोर्स के बारे में और अगर आपको डिटेल लेना है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एनरोल करने के लिए फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां पर क्लिक कर आप इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर फाउंडेशन कोर्स में कोर्स बाय अक्षय सर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई थिंक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चंस खुद से कर लिए होंगे। अब जरा इनका आंसर देख लेते हैं। ही पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन या प्रोनाउन? प्रोनाउन है, आपको पता है, सब्जेक्ट सेंटेंस का, क्योंकि इसके लिए हमने इज यूज किया। ही इज, मैं पूछू ही इज व्हाट, तो मुझे व्हाट का जवाब क्या मिल रहा है? व्हाट का जवाब जो चीज हमें देता है वो होता है नाउन। अभी हमने यहाँ देखा कि जो माइजर है वो क्या आपका नाउन है। दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया? अरे इसको क्या हो गया, एक मिनट। हाँ, ही इज अ माइजर। अब जो चीज व्हाट का जवाब देती है वो होती है नाउन, और हमने यहाँ पे देखा कि माइजर आपका पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? नाउन है ना? तो यहाँ पर आपका सेंटेंस क्या हो गया? करेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, लिखा है ही इज अ माइजर मैन। जब मैंने आपको बोल दिया कि माइजर नाउन है, तो फिर यहाँ पे अगेन दूसरा नाउन जोड़ने की क्या जरूरत है? तो ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? गलत। ही इज अ माइजरली मैन, मैन आपका क्या हो गया? नाउन। ये हो गया एडजेक्टिव, और यहाँ पे आर्टिकल अ किसके लिए लगा है? नाउन के लिए। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। ही बिहेव्ड, मैं पूछू ही बिहेव्ड हाउ, तो हाउ का जवाब होता है क्या? एडवर्ब। बट माइजरली तो हमने अभी देखा कि ये एडजेक्टिव है, दैट मीन्स ये सेंटेंस हो गया गलत। करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका? ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। क्या होगा? ही बिहेव्ड इन अ माइजरली मैनर। ये आपका एडवर्बियल फ्रेज हो गया। ठीक, तो यहाँ पर आप लोगों का एडवर्ब हो जाता है पूरी तरीके से खत्म। उम्मीद कर रही हूँ आप लोगों को अच्छे से सेशन समझ में आया होगा। स्टिल कुछ डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो करेंगे हम कंजंक्शन। ठीक है, पहले हम लोग फंक्शनल ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो पहले हम लोग सारे पार्ट ऑफ स्पीच कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग डिस्क्रिप्टिव ग्रामर, जिसमें हम लोग टेंस और उसके बाद नरेशन, वॉइस, इन सब चीजों को धीरे धीरे करते जाएंगे। ठीक है, चलो, आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। जल्दी मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, सभी लोग नोट्स बना लेना, और जितना ज्यादा हो सके इन सब चीजों का रिवीजन करना, और जितने ज्यादा क्वेश्चन लगा सकते हो उतने क्वेश्चन लगाना। ऑलराइट, ओके, सो गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।